नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट एक बार फिर से भारी विवादों के घेरे में है। पेपर लीक, रद्द होती परीक्षाएं और लाखों छात्रों का दांव पर लगा हुआ भविष्य। सच कहूं तो ये सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आइए आज के इस विश्लेषण में इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे इस विशाल परीक्षा घोटाले से, फिर देखेंगे इस लीक की पूरी टाइमलाइन। उसके बाद हम उस हाथ से लिखे क्वेश्चन बैंक का विश्लेषण करेंगे, गिरफ्तारियों और जांच पर बात करेंगे, देश भर से आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को समझेंगे और अंत में चर्चा करेंगे इस टूटे हुए सिस्टम को सुधारने के ब्लूप्रिंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। विशाल परीक्षा घोटाला, एक ऐसा सिस्टम जिससे पूरी तरह समझौता कर लिया गया। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22.79 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 3 मई को इतने सारे छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। हम सभी जानते हैं कि भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स का कितना ज्यादा दबाव है। हर साल लाखों छात्र अपनी दिन रात की नींद कुर्बान कर देते हैं सिर्फ एक सीट पाने के लिए। और ये भयंकर लड़ाई देश भर में मौजूद केवल 1 लाख के करीब MBBS और 27,000 BDS सीटों के लिए होती है। जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र इतने सीमित मौकों के लिए लड़ रहे हों, तो परीक्षा की पारदर्शिता ही उनका एकमात्र भरोसा होती है। और सोचिए, ये भरोसा तब पूरी तरह से टूट गया जब NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में माना, इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। आमतौर पर एक सरकारी एजेंसी का इस तरह अपनी गलती मानना बहुत ही दुर्लभ बात है। इसके तुरंत बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और इस पूरे मामले की जांच सीधे CBI को सौंप दी। सेक्शन 2, लीक की टाइमलाइन। आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई? आइए इस स्रोत की खोज करते हैं। ये टाइमलाइन सच में किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1 मई को केरल से MBBS कर रहे चूरू के एक छात्र ने क्वेश्चन बैंक राजस्थान के सीकर भेजा। अगले ही दिन 2 मई को ये सीकर के एक PJ में शेयर हुआ और वहां से फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाले मैसेज की तरह तेजी से फैलने लगा। 3 मई को एग्जाम वाले दिन ही एक PG संचालक ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। 7 मई को NTA को एक विसल ब्लोअर से इस गड़बड़ी की भनक लगी और फिर 8 से 12 मई के बीच पुलिस का बड़ा एक्शन शुरू हुआ, जिसमें अकेले सीकर से 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सेक्शन 3, हस्तलिखित क्वेश्चन बैंक। ये वो सबूत है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी, यानी 600 अंकों का सबसे बड़ा सबूत। ये तुलना आपको सच में हैरान कर देगी। लीक हुए PDF में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा हाथ से लिखे गए सवाल थे। इन सब की हैंडराइटिंग भी बिल्कुल एक ही थी। और जब असली परीक्षा हुई तो नतीजा क्या निकला? उनमें से 150 सवाल हूबहू आ गए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। देखिए, गेस पेपर से कुछ सवाल मिलना आम बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एकदम सटीक मैच होना साफ तौर पर एक बहुत बड़े पेपर लीक का अकाट्य प्रमाण था। चलिए अब इसका गणित थोड़ा सरल करते हैं। परीक्षा में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और हर सवाल 4 अंक का होता है, यानी कुल 720 अंक। सीधे सीधे हिसाब लगाएं तो लीक हुए 150 सवालों का मतलब है कि पूरे 600 अंकों का पेपर सीधे उसी क्वेश्चन बैंक से आया था। ये किसी भी एग्जाम की इंटेग्रिटी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए काफी है। सेक्शन 4, गिरफ्तारियां और जांच, एक देशव्यापी कार्रवाई। जाहिर है, इतनी बड़ी चोरी छिप नहीं सकती थी। इस अपराध का भौगोलिक फैलाव काफी चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र के नासिक में CBI ने डॉक्टर शुभम खैरनार को हिरासत में लिया, जो खुद BMS का छात्र है और एक काउंसलिंग एजेंसी चलाता है। वहीं बिहार के नालंदा में 7 लोग गिरफ्तार हुए। वहां का मास्टरमाइंड एक MBBS का छात्र ही निकला और पता चला कि एक सीट के लिए 60 लाख रुपए तक की डील हुई थी। और राजस्थान के सीकर में SOG ने कंसल्टेंसी सेंटर चलाने वाले राकेश मंडवरिया सहित 13 लोगों को अरेस्ट किया। यानी सॉल्वर गैंग से लेकर कंसल्टेंसी मालिकों और मेडिकल छात्रों तक पूरा का पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था। सेक्शन 5, राजनैतिक प्रतिक्रियाएं। जब इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो तो जाहिर है पूरा देश अपनी प्रतिक्रिया देगा। जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तो राजनीतिक बयानबाजी होना भी स्वाभाविक है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का अमृतकाल अब विषकाल बन गया है।
उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि वो उन लोगों को इनाम देते हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये व्यवस्था छात्रों के भविष्य की चोरी में साझेदार है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल का यह दावा भी सामने आया कि पेपर लीक मामलों में राजनीतिक संरक्षण होता है। उनका मानना है कि पिछले 9 साल में जिस तरह से ये बार बार हो रहा है वो बिना ऊपर के लोगों की मिलीभगत के बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की सालों की मेहनत, उनके त्याग और उनके सपनों को इस भ्रष्ट व्यवस्था ने कुचल कर रख दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिक्रियाएं सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहीं। मेडिकल बिरादरी भी इससे बेहद आहत है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAMI ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि NTA से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है और अब वे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सेक्शन 6 सिस्टम में सुधार। इस समस्या को तो हमने समझ लिया, पर भविष्य के लिए इसका ब्लूप्रिंट क्या है? अब समाधान की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने इस तरह के विवादों को रोकने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस पैनल ने कुछ अहम सिफारिशें दी हैं, जैसे कि परीक्षा केंद्रों और स्टाफ की आउटसोर्सिंग कम की जाए, क्योंकि अक्सर सेंध यहीं से लगती है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हों, हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए और छात्रों के प्रयास यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को सीमित करने पर भी विचार किया जाए। एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी अब तकनीक की ओर मुड़ने की सलाह दे रहे हैं। एलन के CEO नितिन कुकरेजा का मानना है कि नीट को भी JEE की तरह पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदल देना चाहिए। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। फिजिकल पेपर यानी पेन एंड पेपर मोड में लीक का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है और डिजिटल माध्यम ही पारदर्शिता की असली चाबी है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या सिर्फ कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग में शिफ्ट होने से भारत के मेडिकल छात्रों का भविष्य वाकई सुरक्षित हो जाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी एक गहरे और ईमानदार बदलाव की जरूरत है? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका